तो सर चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। अच्छा जी, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ द कंपनी। कुछ डेफिनेशन है, सही है, जैसे कंपनी की डेफिनेशन हो गई, कंपनी लॉ की डेफिनेशन हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हो गई, सही है। इसमें से 2 हम उस दिन पढ़ चुके थे, वो हम रिपीट करेंगे। फिर हमारे पास है फीचर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं भाई। इंट्रोडक्ट आपने अगर पीओसी पढ़ा होगा, उसमें हमने पढ़ा होगा कि सही है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वन ऑफ द फीचर्स, सही है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यहाँ पे भी लॉ ने कुछ फीचर्स बताए, ये कभी एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ, सही है, लेकिन बेसिक नॉलेज है, तो हमारा कोर्स ग्रेजुअली इस तरह शुरू होता जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास टाइप्स, मोड्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ठीक है, एग्जाम में ये आ चुकी है, और यहाँ से इन डेफिनेशन में से कुछ चीजें आ चुकी हैं, सही है जी। फिर हमारे पास आ जाता है इस चैप्टर में तीसरा टॉपिक, अथॉरिटीज, ऑफिशियल एंड रेजोल्यूशंस। अथॉरिटीज क्या होती हैं भाई? कंपनी लॉ की अथॉरिटी कौन सी होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ऑफिशियल में हमारे पास रजिस्ट्रार होता है। अब ये क्या होते हैं डिटेल में हम पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन का थोड़ा सा ओवरव्यू उस दिन हमने देख लिया था कि 2 तरीके की होती हैं, एक ऑर्डिनरी होती है, और एक स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। फिर सर इस चैप्टर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके कुछ प्रोविजंस है लॉ में, कि भाई उनको लाइसेंस किस तरह मिलता है, या फिर उनका लाइसेंस रिवोक किस तरह होता है। इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड सवाल बहुत सारे आ चुके हैं पेपर में, और इस अटेम्प्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई कंपनी रजिस्टर किस तरीके से होती है। और अब्बास नाम है तुम्हारा, ठीक है, पिछले बैच में थे ना शुरू में तो। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होती है, और रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, सही है जी। ये 5 टॉपिक्स पे मुश्तमिल हमारा ये चैप्टर है, जिसमें से आज हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर ARM ने थोड़ी सी अपनी क्लास एक्सटेंड कर ली, तो हम कोशिश करेंगे फिर भी कि हम ये अपना पहला टॉपिक पूरा कर लें, ठीक है जी। तो सर पहले टॉपिक के अंदर हमारे पास डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ द कंपनी। पहली डेफिनेशन होगी कंपनी लॉ। उस दिन हम पढ़ चुके थे, अगर याद हो तुम लोगों को, 1913 ऑर्डिनेंस 1984 2016 ये डेफिनेशन थी, ठीक है। फिर हमारे पास कंपनी की डेफिनेशन आएगी। ये 2 चीजें पढ़ चुके हैं, क्विकली रिवाइज कर लेंगे, और फिर बॉडी कॉर्पोरेट और फीचर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। पॉसिबल शायद नहीं लग रहा मुझे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम खत्म कर लें। अगर ये क्लास सर एक्सटेंड नहीं करते तो हम बिल्कुल ये चैप्टर जो है टॉपिक खत्म कर लेते। तो मैं क्लास रखता ही उतनी हूँ। मुझे पता था ये 1.25 घंटा खाएगा चैप्टर, तो हमने 1.25 घंटे की क्लास रखी थी, ठीक है। 1 घंटा होता तो 1 घंटे की क्लास रखते। तो मेरी क्लासेस इसी तरीके से होती हैं कि अगली क्लास में कितना पढ़ेंगे उस हिसाब से क्लास होती है, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया नहीं हो, मेरा टाइम भी ज़ाया नहीं हो, और कम टाइम में कोर्स खत्म हो जाए, सही है जी। कंपनी लॉ, सर कंपनी लॉ क्या है उस दिन हम पढ़ चुके हैं। कंपनी लॉ मींस रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913। हमने कहा कि भाई गोरों का कानून पाकिस्तान बनने से पहले, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के भाई 2016-17 एक्ट से पहले हमारे कोर्स का पार्ट भी 1984 था। इसीलिए आप जब अपनी 2018 की अटेम्प्ट से पीछे जाओगे, तो आपको जो सवाल मिलेंगे उसमें 1984 लिखा हुआ आ रहा होगा, पहले हमारे कोर्स का पार्ट ये होता था, ठीक है। फिर हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, ये बहुत कम टाइम के लिए था, ये हमारे कभी कोर्स का पार्ट नहीं था। और फिर कंपनीज एक्ट 2017, जो अभी हमारा करंट एक्ट भी है और कोर्स भी है, ठीक है। तो लॉ कहता है कि भाई जो पुराने लॉज हैं सारे और नया लॉ है, सबके सब कंपनी लॉ के अंदर फॉल कर जाते हैं, ठीक है। फिर उसने हमें कंपनी की डेफिनेशन दी, जिसमें उसने इसको इससे लिंक कर दिया। उसने कहा कंपनी मींस अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड, मतलब फॉर्म हुई हो, बनी हो, और रजिस्टर हुई हो अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, मतलब नए वाले एक्ट से बनी हो, और द कंपनी लॉ। दैट मीन्स कि अगर कोई पुरानी चलती हुई आ रही है तो वो भी कंपनी है। बात समझ आ रही है? तो सर ये उस दिन हम डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। इससे पहले हम एक मिसाल लेते हैं। किस पे लें? अब्बास पे लेते हैं, चलो, सही है भाई।
अब्बास को छोड़ो, एक फिक्शनल कैरेक्टर बना लेते हैं, सही है। ये हमारे पास है, इसका नाम रख लेते हैं सादिया, ठीक है। ये सादिया का घर है, सादिया का घर है। यहाँ पे खिड़की होगी एक, ये दरवाजा हो गया, और ये चिमनी कहाँ बना है भाई, यहाँ चिमनी बनाते हैं, ठीक है। और ये कौन है, सादिया की वालदा का नाम क्या रखें भाई, नाजिया कर लेते हैं, ठीक है। ये मैच हो जाएगा, सादिया और नाजिया। अब भाई हुआ ये कि नाजिया बाजी ने घर बनाया, नया घर लिया, बहुत मेहनत से खूबसूरत तरीके से घर बनाया गया, ठीक है। अब उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी, उन्होंने बोला कि भाई इस घर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। तो अब यहाँ मेरा राज चलेगा, जिसको मैं बोलूंगी उसकी घर में एंट्री अलाउड है, और जिसको मैंने मना कर दिया वो इस घर में नहीं आ सकता, ठीक है। तो पहले अलाउड की बातें कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो इस घर में रहते हैं, ठीक है, सादिया को बोला, सादिया आप और हमारे फैमिली मेंबर्स, ठीक है, क्लोज फैमिली मेंबर्स, मतलब भाई हो गए, वालिद साहब हो गए, जाहिर सी बात है उनको तो अलाउड होगा ना, भले जितना भी साफ हो घर में, घर वालों को तो अलाउड होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई, नाजिया ने कहा सादिया को कि सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स इस घर में अलाउड होंगे, ठीक है। और फिर कहा कि भाई जो फॉरेन रिलेटिव्स है ना हमारे बाहर के, वो भी अलाउड होंगे, क्यों, क्योंकि आते कम है, आते हैं तो गिफ्ट लाते हैं, ठीक है भाई। तो उनकी एंट्री बिल्कुल अलाउड होगी घर में, सही है। फिर उन्होंने कहा कि इसके अलावा वक्तन फवक्तन, जिसको मैं कह दूं, जिसको नाजियाबाजी क्या कर दें, जिसको नाजियाबाजी कर दें अलाउ, वो हमारे पास इस घर में आ सकेगा। भाई उन्होंने ये तीन तीन सूरत में अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे क्लोज रिलेटिव्स अलाउ होंगे, और फॉरेन रिलेटिव्स अलाउ होंगे, और जिसको नाजिया बाजी ने बोल दिया कि ये आ सकता है तो वो आ सकता है। भाई जाहिर सी बात है, अम्मा के दोस्त नहीं आएंगे घर में तो कौन आएगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई दो लोग ना अलाउड नहीं होंगे। अब एक और कैरेक्टर आ जाता है हमारी कहानी में, ठीक है। ये है आमिर, ये है सादिया का भाई। ये क्या करता है, ये गली में सोशल वर्कर है, ठीक है। रमजान आता है ना, तो इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, पैसे जमा करके लोगों को इफ्तार करवाते हैं। अब नाजियाबाजी क्या किया, आमिर को बोल दिया, क्योंकि तुम कम्युनिटी चलाते हो भाई, तुम्हारे कुछ दोस्त हैं घर में आते हैं, पार्टी करते हैं, चाय वाय पीते हैं, तुम्हारी मीटिंग्स होती हैं, घर गंदा हो जाता है, खबरदार जो ये कम्युनिटी के लोग घर में दोबारा मुझे दिखे, ठीक है। अब हम डिसअलाउड वाली बातें कर रहे हैं, पहले इनको अलाउ किया था नाजियाबाजी ने, अब डिसअलाउड कर रही है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने रख दी कि जिसको नाजियाबाजी क्या कर लें, डिसअलाउ कर लें। ऐसा ही है कि भाई तीन तीन सूरतों में अलाउ किया है, दो चीजों को डिसअलाउड किया है, ठीक है। अब इस कहानी को थोड़ा सा लॉ से लिंक कर लें। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, एक हाइब्रिड डेफिनेशन होती है जिसमें एक से ज्यादा चीजें यूज हो रही हैं। जैसे इसके अंदर इंक्लूसिव डेफिनेशन भी होती है, एक्सक्लूसिव भी होती है, ठीक है। तो लॉ कहता है कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, बॉडी कॉर्पोरेट सिर्फ एक जार्गन है, ठीक है। मैंने कहा था ना, कुछ जार्गन्स, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें चीजें लिस्ट डाउन करवाता है वो, ठीक है। इसलिए वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जिसमें बताता है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसमें उसने एक्सक्लूड भी बता दिया। उसने बोला तीन चीजें इंक्लूड होंगी और दो चीजें एक्सक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह मेरे पास जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है, एक हाइब्रिड डेफिनेशन हो गई। अब क्लोज रिलेटिव मतलब खून का रिश्ता है जिनसे, वो अलाउड है, सही है। तो लॉ कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में जो कंपनीज कंपनीज एक्ट अपने देसी लॉ, हमारा जो अपना लॉ है मुल्क का, उससे बनी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल हो जाएंगी, ठीक है। खून का रिश्ता मतलब भाई मेरा देसी लॉ है, मेरा अपना लॉ है, ठीक है, मैंने खुद बनाया। अब जो हमारे अपने कानून से, कंपनीज एक्ट से कंपनी बनी है ना, वो उसको मैं बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकता हूँ। मतलब जो पीछे मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ी कंपनी की, उस हिसाब से जो कंपनी है वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, ठीक है। अगर मैं एक कंपनी को कंपनी ना बोलूं, बॉडी कॉर्पोरेट बोलूं, तो बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, सही है। वो एक कंडीशंस मीट कर रही है, इनमें से कोई एक चीज भी मीट करेगी, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई। सर यहाँ नहीं बनी, बाहर बनी है, लेकिन कंपनी है, एमरेट्स, ठीक है।
क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? बिल्कुल है, ठीक है। तो जैसे उसके फॉरेन रिलेटिव्स थे और हमने इस अपनी लॉ में क्या कर लिया, उसको लिंक कर लिया कि फॉरेन कंपनीज जो है हमारी, तो क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? भाई अगर मेरे पास कोई एग्जांपल है एमिरेट्स, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? मैं बोलूंगा बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास इंक्लूसिव वाली कंडीशन में से ये वाली मीट कर रही है। ऐसा ही है। फिर भाई पाकिस्तान में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका नेशनल असेंबली में पहले अपना कानून बनता है, फिर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान रेलवेज, ठीक है, पाकिस्तान रेलवेज का अपना स्टैचू, अपना लॉ बना और फिर वो कंपनी वजूद में आई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है, PIA, उसका भी क्या हुआ, अपना लॉ बना, ठीक है। तो लॉ कहता है कि भाई ऐसी कंपनी जिसको अपने रेलेवेंट स्टैचू में, अपने रेलेवेंट लॉ में बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा मिल गया, तो वो भी क्या हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, ठीक है। जैसे भाई हमारे पास रेलवे हो गया, PIA हो गया, इनके अपने लॉज हैं, उन लॉ में उनको बोला गया कि भाई ये बॉडी कॉर्पोरेट है, तो कंपनीज एक्ट ने उसको सपोर्ट कर लिया। उसने बोला कि भाई जो हमारे दूसरी कंपनीज अपने रेलेवेंट लॉ के हिसाब से बनी है, उसमें अगर उसको बॉडी कॉर्पोरेट कह दिया गया है, तो वो भी क्या हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, ठीक है। 3 कंडीशन हम रिपीट करते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट कब होगी, जब कोई कंपनी अपने एक्ट से बनी है, ठीक है, कंपनीज एक्ट से बनी है, तो क्या है, हमारे पास बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर एक फॉरेन कंपनी है तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। और कोई ऐसी कंपनी जो अपने रेलेवेंट स्टैचू में बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर कर दी गई हो, तो वो भी मेरे पास बॉडी कॉर्पोरेट है। अब 2 एक्सक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। कौन सी 2 चीजें बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगी? ठीक है, एक बड़ी डेफिनेशन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको तोड़ तोड़ के पढ़ें ताकि हाथ के हाथ हमें याद हो जाए, सही है। अब कम्युनिटीज वाली मिसाल, भाई लॉ कहता है कि जो कम्युनिटीज होती है ना, जो हमने आपने पढ़ी होंगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंटरमीडिएट में अपने, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं कि भाई कोई भी लोग मिलके फलाह बहबूद के लिए कंपनी बनाते हैं, ठीक है। इसको मिक्स नहीं करना एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट से, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये होती है सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से बनी हुई थी। सोसाइटीज एक्ट है, अगर उस हिसाब से कम्युनिटी बनी है, जैसे मेमन में ज्यादा होता है, ठीक है, अपनी जमात बोलते हैं जिसको, सही है। तो क्या करते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर वही पैसे अपनी जमात के ऊपर खर्च किए जाते हैं। इसी तरह मेरी एक इलाका है, गेटेड सोसाइटी है, ठीक है। अगर वो सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से बनी है तो, ठीक है, क्या हो गया, पैसे जमा किए, फलाह बहबूद पे खर्च किया, ठीक है। लॉ कहता है इसको कंपनी से मिक्स नहीं करना, ठीक है। अगर वो सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से एक कम्युनिटी बनी हुई है, ठीक है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगी, सही है। जैसे हम कह रहे थे ना, जो कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन उसने कहा कंपनी तो है, लेकिन अगर वो सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से एक सोसाइटी बनी हुई है, एक कम्युनिटी बनी हुई है वेलफेयर फलाह बहबूद के लिए, तो उसको तुम क्या करना, उसको बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल नहीं करना। अब हमारी आखिरी नाजिया जो वाजिद ने डिसअलाउ किया, इसकी जगह मैं कह दूंगा कि गवर्नमेंट ने या रेलेवेंट मिनिस्ट्री ने कह दिया कि अगर ये कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है, मतलब उसका कंपनी का स्टेटस खत्म कर दिया गया, तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं रहेगी। बात समझ आ रही है? एक लंबी डेफिनेशन है, उसको हम कोशिश करते हैं अभी लॉ की लफाजी में पढ़ने के लिए, ठीक है। 3 चीजें हमारी अलाउड होंगी, 2 चीजें हमने डिसअलाउ कर दी। ये सारे कैरेक्टर हमने मिटा दिए भाई, नाजिया बाजी, सादिया बाजी और आमिर भाई। आ जाते हैं लॉ पे। लॉ कहता है बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, ये एक जार्गन है, ठीक है। अब उसमें लिस्ट डाउन करवा रहा है कि इंक्लूड्स क्या क्या आता है। ये कहता है कि भाई अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और द कंपनी लॉ। दैट मीन्स कि जो अभी हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई कंपनी है तो उसको मैं बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकता हूं, ऐसा ही है। फिर मेरे पास दूसरी चीज, भाई जैसे लकी सीमेंट हो गया, हायर हो गया, कोई भी कंपनी है जो हमारी एग्जिस्ट कर रही है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, बाहर बनी है, फॉरेन कंपनी है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास एमिरेट्स, ठीक है जी। फिर मेरे पास तीसरी कंडीशन क्या आती, याद है तुम लोगों को, रेलेवेंट स्टैचू वाली, जबरदस्त। अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैचू, मतलब उसका अपना कानून बना, उस कानून में उसको बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा मिला, तो कंपनीज एक्ट ने भी उसको क्या कह दिया, बॉडी कॉर्पोरेट कह दिया, ऐसा ही है।
जैसे भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रेलवेज, पीआईए वगैरह वगैरह। 3 इंक्लूजन, इसके ऊपर हम क्लियर हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 एक्सक्लूजन आती हैं, बट डज नॉट इंक्लूड a cooperative society registered under any law relating to the registration of cooperative societies। मतलब cooperative societies के तहत एक वेलफेयर की सोसाइटी बनी है, उसको मैं क्या कहूंगा, वो मेरे पास बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। सही है, ये एक मिसाल है, ठीक है। अगर तो ये इस एक्ट के तहत बनी है तो, ठीक है, समझाने के लिए। फिर हमारे पास आता है एनी अदर एंटिटी not being a company defined in the Companies Act or any other law federal government may notify। ठीक है, वो कहता है अब वो कंपनी ही नहीं रही, ठीक है, जिस तरह कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है अब वो नहीं रही, ठीक है। अगर कंपनी नहीं रही तो ये कंडीशन उसने मीट करना बंद कर दी तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। बात समझ आ रही है भाई, क्लियर है यहाँ तक, याद हुई है? सही है, 3 इंक्लूजन, दो एक्सक्लूजन है, ठीक है जी। सर अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने कंपनी लॉ की डेफिनेशन पढ़ी, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। पास पेपर का सवाल देख लें, हमारे पास बॉडी कॉर्पोरेट 2 दफा पास पेपर में आ चुका है, ठीक है। एक दफा 4 नंबर का, एक दफा 2 नंबर का, ठीक है। अब आएगा तो कम से कम 4 नंबर का ही आएगा। ये 2 नंबर का क्यों है? ये देख लो 2018 से पहले, दैट मीन्स 1984 के ऑर्डिनेंस के हिसाब से थी डेफिनेशन। तब ये डेफिनेशन छोटी होती थी इसलिए 2 नंबर की थी। अब क्योंकि इसका जो दायरे कार है बढ़ा दिया गया है तो 4 नंबर की आई थी मेरे पास 2018 में। जैसे ही ये अटेम्प्ट हुए थे नए लॉ की, उसमें इसने डेफिनेशन टेस्ट की थी, ठीक है। तो ये 4 नंबर की डेफिनेशन क्या मुझे पॉइंट्स याद हो गए हाथों हाथ, ठीक है। 3 इंक्लूजन है, तो अगर मेरे पास ये पेपर में आती है क्या मैं सीधी सीधी डेफिनेशन चिपका सकता हूँ, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन वाला पार्ट ना पेपर में, अगर तुम्हें लॉ में इस तरह डेफिनेशन आ जाए सीधी सीधी, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन वो ऐसे एग्जाम में मार्क्स रखता है 5-6 के जो फ्री के होते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर अपनी वर्डिंग यूज नहीं करनी, ठीक है। मैंने बताया था ना कि कहाँ कहाँ याद करने वाली एफर्ट्स हमें यूटिलाइज करनी है, तो मैं अकॉर्डिंगली बताता जाऊंगा। तो जहाँ डेफिनेशन वाला पार्ट आ जाता है ना, वहां पे मुझे लॉ की वर्डिंग्स याद करनी पड़ती हैं, एग्जैक्ट मुझे उसको बताना पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये डेफिनेशन लिखने की कोशिश करो अभी, हाथ के हाथ इसका एग्जामिनर कमेंट भी पढ़ते हैं। इतनी आसान चीज के ऊपर एग्जामिनर ने क्या कहा है वो भी पढ़ते हैं। लिखने की कोशिश करो, 3 इंक्लूजन है मेरे पास, जल्दी जल्दी, ताकि हाथ के हाथ फिल हो जाए ना, याद हो जाए। अभी हमारे पास अगर पेपर में आए 4 नंबर की आएगी तो हाथ के हाथ 4 नंबर सिक्योर्ड। 2 मिनट लो, जल्दी जल्दी, सिर्फ याद करने के पर्पस के लिए कर रहे हैं हम। अब्दुल्ला देखो, कम्युनिटी वाली बात यह है कि जो मेरी वेलफेयर की सोसाइटीज होती है ना, कोई कम्युनिटीज बनती हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे मैंने इंटर में पढ़ा था। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, तो जो वही लोगों से पैसे जमा करती हैं, उसमें मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर वही पैसा उनकी फलाह बहबूद, उनकी वेलफेयर के लिए खर्च होता है, ठीक है। आम जिंदगी में इसकी मिसाल ऐसी है, आम जिंदगी में ऐसी मिसाल है कि तुम्हारी गली में कोई कम्युनिटी बनी हो, ठीक है। मोस्टली हमारे पाकिस्तान में कास्ट वाइज बनी होती है, मेमन हो गया, कोई और कम्युनिटी हो गई, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने लोगों के लिए उसके ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है। अब वो रजिस्टर्ड कैसे हुई होती है? कम्युनिटीज एक्ट है, सोसाइटीज एक्ट है अपना, उस एक्ट के हिसाब से रजिस्टर होनी होती है, ठीक है। भाई चीजें समझ आ रही हैं? बोरिंग तो नहीं लग रहा? ऑल्दो अभी हमारा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है लॉ का वो शुरू हुआ नहीं है। शुरू शुरू में थोड़ी सी हमारे पास ड्राई चीजें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे ही प्रोसीजरल लॉ शुरू होगा तो ज्यादा अच्छा होता जाएगा कोर्स।
चलें जी, आए डिस्कस करते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, वही मेरे पास 3 चीजें आ गई इंक्लूजन में, 2 आ गई मेरे पास एक्सक्लूजन्स। ठीक है जी, 4 नंबर। अगर मुझे ये चीज याद है, सीधी सीधी मैंने कॉपी पेस्ट कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया पेपर में, मेरे 4 नंबर सिक्योर। ठीक है, आओ एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं। पहले 2018 का पढ़ते हैं जो रिसेंट है। कहता है दिस पार्ट रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट वाज एवरेज। सीधी सीधी सी डेफिनेशन थी, उसमें भी क्या था, एवरेज। एवरेज मींस के पासिंग मार्क्स। ठीक है, majority of the students were rightly able to highlight that the body corporate includes a company incorporated under the Companies Act and company law, incorporated outside the Pakistan, but they were not at all clear about the remaining part of the definition. कह रहे हैं उनको इतना याद था लेकिन बाकी नहीं था। अब अगेन इसको लिंक करो मेरी पहली क्लास से, सेलेक्टिव स्टडीज। सही है, दैट रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ रिवीजन। अगर उसका रिवीजन नहीं था, सेलेक्टिव पढ़ा था जल्दी जल्दी में, तो उसको पेपर में चीजें याद नहीं आ रही थी। यहाँ तो 11th हार्ड कोर्स कवरेज में भी इसको तुम डाल सकते हो। ठीक है, अब फिर ऑटम 16, दिस पार्ट रिक्वायर्ड द कैंडिडेट्स टू डिस्क्राइब द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन। ये पुराना सेक्शन का रेफरेंस है और 1984 वाले ऑर्डिनेंस के हिसाब से, इसको इग्नोर करो। Candidates who only wrote the company law section of the paper comparatively performed well in this question. इसका मतलब क्या है, उस टाइम पे क्या होता था, एक 100 नंबर का पेपर आता था, 50 नंबर का कंपनी लॉ, 50 नंबर का बिजनेस लॉ। ठीक है, तो कह रहा है कि बच्चे क्या करके जाते थे, कंपनी लॉ पूरा करके जाते थे, बिजनेस लॉ के 1-2 चैप्टर्स थे, अगर आप वो कर लो तो आपका पेपर पास हो जाता था। सही है, तो ज्यादातर बच्चों की अप्रोच ये होती थी। उसने कहा जिसने ये वाली अप्रोच बनाई थी ना, इसलिए उसकी कंपनी लॉ के पोर्शन की तैयारी अच्छी लग रही थी, तो उसने ये सही किया। बाकी जिसने पूरा 100 नंबर का पेपर किया उसने नहीं किया। अगेन वही उसी में फॉल कर जाएगा कि मेरे पास जो है आखिर में मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे चीजें पेपर में रिकॉल नहीं हो रही होंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए भाई। इसके ऊपर इतने ही पास पेपर आए हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो अभी तक जो पढ़ा, अगर उसको मैं समराइज कर लूं एक पेज पे, मैंने कहा कंपनी formed and registered under the Companies Act or the Company Law. कंपनी लॉ क्या है, रिपील्ड 1913, 84, 2016 एंड 2017। ठीक है, फिर मेरे पास बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन थी, उसमें 3 इंक्लूशंस थी कि कंपनी जो थी कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी हो, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनी स्टैट्यूट। सही है, यहाँ फिर मेरे पास एक्सक्लूजन में 2 चीजें आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी और फेडरल गवर्नमेंट ने कंपनी या फिर मिनिस्ट्री ने क्या किया, उसका कंपनी का स्टेटस खत्म कर दिया है। ठीक है जी, तो अभी हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। डेफिनेशंस हमने खत्म कर लिया, फीचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, अब कंपनी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, बेसिक बेसिक सी बातें। अब जो हम पार्ट पढ़ने लगे हैं ना, इसको याद करने की नीड नहीं है। याद करना मीन्स कि एग्जैक्ट इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर अपनी एनर्जी जाया नहीं करना। मुनासिब सी अंग्रेजी है, अपने अल्फाज में लिख सकते हो। तो ये पेपर में आया नहीं है कभी, अभी भी बहुत कम चांसेस है कि आएगा, लेकिन ये क्योंकि लॉ का हिस्सा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि इसको याद किया जाए। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है, देखो लॉ में लीगल पर्सन 2 तरीके के होते हैं। लॉ ने क्या किया, लीगल पर्सन बोला, उसमें इसने बोला एक हो गया आपके पास नेचुरल पर्सन और एक हो गया आर्टिफिशियल। ठीक है भाई, अब उसने क्या किया, उसने इसको क्या बोल दिया, कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इस वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करा दिया। तो कहता है लॉ, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होता है कि एक लीगल पर्सन है कंपनी जो अपने ओनर्स से अलग है। दैट मीन्स कि कंपनी अलग और उसके ओनर्स अलग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं मिस्टर तरीन है, ठीक है, बहुत पैसा है इसके पास, इसने क्या किया, तरीन शुगर मिल्स लिमिटेड खोल ली। ठीक है, तो लॉ की नजर में मिस्टर तरीन एक अलग बंदा
और तरीन शुगर मिल्स लिमिटेड एक अलग बंदा है, ठीक है। उसने इसको एक पर्सन का रुतबा दे दिया उसकी कंपनी को, लेकिन कौन सा वाला, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। तो लॉ की नजर में कंपनी का अपना एक वजूद है, ठीक है, उसका एक अपना स्टेटस है। कौन सा स्टेटस है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अगर उसका मैं एक जार्गन यूज करूं तो उसको मैं कहता हूं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में इसको डिफाइन करवाए तो इसका मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सेपरेट स्टेटस रखना, ठीक है जी। एक कंपनी का पहला फीचर पढ़ रहे हैं अभी हम, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अच्छा, वो बोलता है अगर तो कंपनी का अपना वजूद है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो क्या भाई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होने के नाते भाई उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। अगर एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो उसके कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी होंगी। दैट मीन्स कि भाई आप कह रहे हो कि उसका अपना वजूद है, भाई जब अपना वजूद है तो क्या अपने नाम पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, अपने राइट्स रख सकती है, अपने लाइबिलिटीज रख सकती है। तो एक कंपनी होती है ना, कंपनी में इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन भी कौन हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। भाई एक कंपनी है, कंपनी दूसरी कंपनी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी बंदे के साथ भी कर सकती है, लेकिन किस पे, अपने नाम पे, सेपरेट स्टेटस, तरीन के नाम पे नहीं, तरीन शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम पे, ठीक है जी। अच्छा भाई, फिर मेरे पास ओनरशिप ऑफ द एसेट्स। भाई जब आप कह रहे हो कि आपका अपना वजूद है, आपका अपना स्टेटस है, सेपरेट लीगल पर्सन हो आप, अगर आप सेपरेट लीगल पर्सन हो तो आप अपने एसेट्स भी खुद ओन करोगे। अ कंपनी ओन इट्स एसेट्स नॉट द शेयर होल्डर्स। जो तरीन शुगर मिल्स लिमिटेड का ओनर तो तरीन है, लेकिन तरीन शुगर मिल्स लिमिटेड के जो एसेट्स है ना, वो शुगर मिल के नाम पे है, मिस्टर तरीन के नाम पे नहीं है। बात समझ आ रही है कि अगर आपका अलग स्टेटस है, आप एक अलग वजूद है, तो आपके जो एसेट्स हैं वो भी आपके नाम पे हैं, आपके ओनर के नाम पे नहीं है। बात समझ आ रही है। तो कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो कंपनी के नाम पे होते हैं, कंपनी के ओनर्स के नाम पे नहीं होते। आगे बढ़े, राइट टू रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। तरीन शुगर मिल्स लिमिटेड चीनी बेचती है, ठीक है। अब चीनी बेचती है उधार पे, तो उसका जो रिसीवेबल है वो मिस्टर तरीन जाएगा नहीं लेने, मिस्टर तरीन को पेबल नहीं है वो कंपनी सामने वाली जो है, वो किसको पेबल है, तरीन शुगर मिल्स लिमिटेड को पेबल है, ठीक है। तो जो राइट है ना पैसे लेने का डेटर से, वो भी कंपनीज के पास है, ठीक है, उसके ओनर्स के पास नहीं है। बात समझ आ रही है। लॉ ने कहा कि भाई कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब उसका सेपरेट स्टेटस है, सेपरेट स्टेटस है तो फिर कुछ चीजें वो कर सकती है। मैनेजमेंट बाय द डायरेक्टर्स। भाई ये तो सिंपल सी चीज है कि कंपनी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं उसको, ठीक है। ओनर के क्या होते हैं, वो एजेंट होते हैं, उनके बिहाफ पे कंपनी चला रहे होते हैं। फिर हमारे पास लाइबिलिटी टू पे द टैक्स। भाई लॉ ने इसको एक बंदा बना दिया कि अलग इंसान हो, अलग शख्स हो तुम, तो टैक्स भी निकालो, ठीक है। क्योंकि लॉ भाई टैक्स वाले एफबीआर किसी को नहीं छोड़ता। उसने कहा अच्छा, एफबीआर ने कहा अच्छा कंपनी एक इंसान है, लाओ टैक्स लाओ, ठीक है। अ कंपनी इज पर्सनली लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम प्रॉफिट्स। अब मिस्टर तरीन टैक्स भरता है, तो क्या तरीन शुगर मिल्स लिमिटेड ये कह सकती है कि भाई हमारा ओनर टैक्स दे तो रहा है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी नजर में दोनों अलग अलग शख्स हो, वो अपनी इनकम पे अलग टैक्स दे, आप अपनी इनकम पे अलग टैक्स दो, ठीक है। अगर एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अलग सेपरेट वजूद है, तो उस वजूद के बिना पे टैक्स भी भरेगी। सही है जी। फिर मेरे पास डेट्स एंड लाइबिलिटी। इधर मैंने बोला कि अगर राइट मेरे पास है रिसीव करने का, तो अगर मेरी लाइबिलिटीज है तो वो भी तो मैं पे करूंगा, वो भी तो मैं पे करूंगा। तो भाई इफ अ कंपनी इनकर्स अ डेट, द कंपनी इटसेल्फ इज लायबल एंड इट्स ओनर शेयर होल्डर्स आर नॉट। ये इसी से लिंक्ड है। अगर रिसीवेबल कंपनी का तो पेएबल भी कंपनी का ही है, ठीक है जी। फिर सर, लीगल ऑब्लिगेशंस। भाई आप एक अलग इंसान की हैसियत रखते हो, आप वजूद रखते हो, तो आप कानून तोड़ोगे तो आपके ऊपर पाबंदी पेनल्टी लगेगी, ठीक है जी। इफ अ कंपनी ब्रेक्स द लॉ, इट इज यूजुअली द कंपनी इटसेल्फ इज लायबल। कंपनी ही लायबल होगी। इसने क्या कहा, यूजुअली, तो कंपनी के अलावा भी कोई लायबल हो सकता है, बिल्कुल।
although there are circumstances in which its owner or its officers, mainly directors, may be personally liable. भाई आगे चल के हम जैसे ही कोर्स में अपने मेन कोर एरिया में जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे कंपनी के ऑफिसर्स है ना, डायरेक्टर्स हो गए या चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, अगर कानून तोड़ा जाएगा तो वो भी कंपनी के साथ साथ पेनल्टी भरेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं, इसलिए वो कह रहा है कि यूजुअली कंपनी कानून तोड़ेगी, अगर सेपरेट इंसान है कंपनी तो फाइन भरेगी, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि कंपनी के साथ साथ उसके ऑफिसर्स भी फाइन भरेंगे। ठीक है जी। फिर मेरे पास एक सवाल आ जाता है। ठीक है, Mr. Tareen is a rich man who with his other rich friends formed a new company, Tareen Sugar Mills Limited, which is engaged in the production of sugar. Mr. Tareen has appointed your firm the Farig Law Firm. ठीक है भाई, आप लोगों को अपॉइंट किया है as their advisor. You being the consultant of the company, briefly explain the concept of doctrine of corporate personality to Mr. Tareen and other members of the company. ठीक है, पास पेपर का सवाल नहीं है, छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिर्फ जो भी हमने चीजें पढ़ी उसको रिवाइज करने के लिए। और इस सवाल को कराने का एक मकसद ये है कि हमारे पेपर में ज्यादातर सवाल इस नेचर के आते हैं, एडवाइस। ठीक है, अब वो डिफरेंट लोगों को एडवाइस कराएगा, इसमें किसको करवा रहा है? मिस्टर तरीन को। ठीक है, तो जो जिसको हम एड्रेस कर रहे होंगे ना, इस तरह की सवाल हम कैसे शुरू करते हैं? ठीक है, डियर मिस्टर तरीन। ठीक है, अभी हमारे जो सवाल आते हैं उसमें वो बोल देगा कि डायरेक्टर्स को करो, तो हम शुरू करेंगे डियर डायरेक्टर्स। हम एक थोड़ा सा लेटर की फॉर्म में उसको आंसर लिख के देंगे, ताकि हमें उसको लगे कि वही चीजें याद है हमें, लेकिन हम रट्टा लगा के नहीं आए, हम उसको लॉजिकल एक आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक परफॉर्मा आंसर बना लेंगे, और अगर वैसा आंसर आ रहा होगा तो हम उसको इसी तरह शुरू किया करेंगे। ठीक है, अब इस पे मैं बोल दूं इसको कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, आंसर देख लेता हूँ उसको, ये मैं ड्राफ्ट नहीं करवा रहा आप लोगों से, क्योंकि एज सच कोई टेक्निकल चीज नहीं है। ठीक है, मेंबर्स है ना, एंड अदर मेंबर्स। ठीक है, बीइंग द एडवाइजर ऑफ योर कंपनी वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन। वी देख रहे हो, वी पेपर के अंदर आई वाली चीज कभी नहीं लिखना, अनटिल और अनलेस के वो आपको एक नाम दे दे और बोल दे कि आप बताओ, वरना वो हमेशा आपको एक फर्म बनाता है, एक कंसल्टेंसी फर्म बनाएगा, अगर ना भी बनाए तो हमें वी लिखना है। ठीक है, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन पर्सनालिटी अपॉन योर रिक्वेस्ट। Doctrine of corporate personality means that a company is different from its shareholders. It possesses a separate legal status and it is considered as an artificial legal person. On the basis of this status, a company can enter into any contract with its own identity. Okay, with its own identity. Further, it is also allowed to buying and selling of the assets and inventory with its own name. However, with all these rights, a company is also liable to pay taxes on its income. ठीक है, your advisors, the Farig Law Firm. ठीक है जी, हमारे पास जब भी एडवाइजरी का सवाल होगा ना, तो हम कोशिश करेंगे उसको इस तरह से लिखने की। सही है जी, ये अगर आया एग्जाम में तो एमसीक्यूज में ही आएगा, उससे ज्यादा ये आ नहीं सकता। ठीक है, एग्जामिनर के पास इससे बहुत ज्यादा चीजें हैं जो टेस्ट कर सकता है वो। यार लिख लो, अगर हम एक लेटर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तुम लिख लो, पॉइंट्स में लिख लो इसको। ठीक है, मर्जी है, बस क्योंकि हमने इसमें वो वाले पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, और आर्टिफिशियल लीगल होने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके, कि अगर लीगल पर्सन है तो कौन कौन सी चीजें कर सकता है, तो तुम भले वैसे भी लिख सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक एक फीचर पढ़ा है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो सारी चीजें उससे रिलेट करती थी। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप कैसे मिलती है? शेयर से मिलती है, बिल्कुल। ठीक है, तो हमें ये तो आइडिया है कि भाई द शेयर्स कैन बी ट्रांसफर इजीली। कैसे हो सकते हैं ट्रांसफर?
बाय सेल, गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस, कि भाई मैं बेच दूं मेरे शेयर्स तो मेरी ओनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। मैंने जो है गिफ्ट कर दिए किसी को तो भी मेरी ओनरशिप कंपनी से ट्रांसफर हो गई, और इनहेरिटेंस में, ठीक है भाई, विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम ओनर्स एज अपोज टू द पार्टनरशिप। अगर एक पार्टनरशिप फर्म होती है वो क्या ऐसे ही इजीली किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, उसमें बाकी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है। लेकिन कंपनी की बात आती है ना, तो कंपनी की जो ओनरशिप है वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है, सही है। अब कंपनी की ओनरशिप मिलती कैसे? शेयर्स के थ्रू मिलती है। तो सर ट्रांसफर कैसे होगी? ट्रांसफर भी शेयर्स के थ्रू ही होगी। अब मैं शेयर्स या तो बेच दूं, या गिफ्ट कर दूं, या इनहेरिटेंस में मेरे बाद किसी के पास चले गए मेरे शेयर्स, ठीक है जी। शेयर्स क्या होते हैं ये तो हमें पता है, इक्विटी का एक हिस्सा है, एक पोर्शन है, एक टुकड़ा है, ठीक है, वो मेरे पास शेयर्स होते हैं। इसी तरह शेयर्स कौन कौन ओन कर सकता है? कंपनी की ओनरशिप किस किस के पास हो सकती है? हाँ भाई, एनी लीगल पर्सन। लीगल पर्सन मतलब नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। एक कंपनी के शेयर्स एक दूसरी कंपनी भी रख सकती है, या कोई इंसान भी रख सकता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जहां मैं कह रहा हूं ना ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप शेयर से हो जाएगी, तो लॉ कहता है कि भाई खाली ट्रांसफर इससे नहीं होगा, सही है। अगर ट्रांसफर होगा ना तो उससे एसोसिएटेड राइट्स एंड लायबिलिटीज भी मेरी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मुझे डिविडेंड मिलना है, मैंने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, अब सामने वाले को मिलेगा, ठीक है। मेरे पास राइट है मीटिंग में वोट करने का मेरे शेयर्स की बेसिस पे, अब मैंने वो दे दिए तो मेरा वोटिंग राइट भी ऑटोमेटिकली इसके पास चले गया। इसलिए लॉ कहता है कि भाई व्हेन द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, द राइट्स associated with the shares such as the right to receive the portion of any dividend, ठीक है, or the right to attend the vote at the general meeting of the company are transferred to the new owner। बात समझ आ रही है कि जहां आप बात कर रहे हो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की, तो खाली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ओनरशिप के साथ साथ आपके कुछ राइट्स हैं जैसे कि डिविडेंड का, वोटिंग का, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। क्या यहाँ तक हम क्लियर हैं? दूसरा फीचर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सही है जी। सॉरी, लाइबिलिटी कौन सी होगी बता, जैसे कि तुम ये कह रहे हो कि उसकी इंटाइटलमेंट के ऊपर इशू है। अगर ये इशू होगा ना तो प्रैक्टिकली वो शेयर उस दौरान बेच ही नहीं सकता। लेट से मैंने इसको बेचे, गिफ्ट में बेचे हैं, अगर उसके इंटाइटलमेंट के ऊपर इशू है तो शारून को अलाउड ही नहीं होगा कि वो आगे बेच सके जब तक कि एक केस ना सेटल हो जाए, ठीक है। जैसे ये सेटल होगा उसके बाद वो अलाउड होगा। जैसे अगर इनहेरिटेंस का भी प्रोसीजर होता है कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद बच्चों के पास आ रहे हैं, तो जब तक वो पूरी तरह से शेयर्स ट्रांसफर हो नहीं जाते ना उस दौरान में वो सेल करना भी अलाउड नहीं होते, ठीक है। तो ये वाला फटा होगा ही नहीं कभी जो तुम कह रहे हो, सही है। अच्छा जी, परपीचुअल सक्सेशन, भाई तीसरा फीचर कंपनी का परपीचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी हमेशा रहेगी, परपीचुअल, इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको अगर मैं पार्टनरशिप से लिंक करूं, हम 3 पार्टनर हैं, चौथा पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, तो पहले पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती थी, फिर नया पार्टनर आता था, ठीक है। तो कंपनी के अंदर ऐसे नहीं है, डेली बेसिस पे उसके ओनर्स चेंज हो रहे हैं। भाई एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, अभी किसके पास है, 5 मिनट में कोई बेच रहा है, 10 मिनट में कोई खरीद रहा है, तो बार बार चेंज होते जा रहे हैं। तो क्या इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर कोई फर्क पड़ा है कि भाई कंपनी बंद कर देते हैं, ओनर्स फाइनल हो जाए फिर चलाते हैं, ठीक है। तो कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। पर कंपनी का एक और फीचर है, वो ये है कि परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है, कि वो शेयर्स वगैरह की वजह से कभी भी बंद नहीं होगी। The change in the ownership or even the death of or the bankruptcy of the owners does not affect the existence of the company as opposed to the partnership। पार्टनरशिप से लिंक भी कर रहा है वो, इसको कह रहा है कि भाई ओनर मर गया, सही है, ओनर ने बेच दी, कंपनी की एग्जिस्टेंस, कंपनी के वजूद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता एज अपोज टू द पार्टनरशिप। यही अगर पार्टनरशिप का केस होता, ओनर की डेथ हो जाती, पार्टनर की डेथ हो जाती, तो पार्टनरशिप
बंद हो जाती और दोबारा फिर नई पार्टनरशिप फॉर्म होती। ठीक है जी, मिस्टर इनाम है ये। ठीक है, मिस्टर इनाम ने क्या किया, मिस्टर इमाम ने 5,000 शेयर्स थे एबीसी लिमिटेड के, वो किसको बेच दिए, इमाम साहब को बेच दिए। अब इससे क्या होगा, द सेलिंग ऑफ द शेयर्स विल नॉट इम्पैक्ट एबीसी लिमिटेड ऑपरेशन। क्या जब इनाम इमाम को शेयर्स बेच रहा था तो कंपनी क्या बंद हो गई थी, ऑपरेशन बंद हो गए थे? नहीं। तो सर एक फीचर कंपनी का ये है कि वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, इन सब चीजों से वो बंद होके दोबारा शुरू नहीं होती, अनलाइक पार्टनरशिप। ठीक है भाई, हाँ तो भले जितना भी टाइम होता है था, उससे उसके ऑपरेशंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, यही बात कहने चाह रहे हैं। देखो वो दूसरे वाले शेयर्स हो रहे होते हैं, था कंपनी के तो लाखों शेयर्स है ना, मैंने बेचा तो कोई दूसरा भी बेच सकता है। अब जो उसकी ओनरशिप की वो होती है ना एक दिन वाला, ये तो एक वो पीरियड होता है कि जो मेंबर्स लॉक हो रहे होते हैं ना, उसकी बुक्स क्लोज हो रही होती है, तो ये एक अलग चीज है। ठीक है, ताकि इसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता, इसका फर्क तब पड़ता है कि जब कंपनी डिविडेंड देने जाती है ना, तो वो अपने बुक को क्लोज कर देती है, कि बोलती है कि भाई इस डेट तक, इस कट ऑफ पीरियड पे जो मेरे मेंबर्स होंगे वो इंटाइटल होंगे डिविडेंड के। ठीक है, अब उसके बाद कोई फ्लक्चुएशंस होती हैं ओनरशिप स्टेटस में, तो उससे डिविडेंड की पेमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, वो एक जगह पे लॉक हो जाता है, उस दिन पे जो ओनर होता है डिविडेंड उसको मिलता है। ठीक है, लेकिन ये पूरे साल में नहीं होता, ये सिर्फ जब एट द टाइम ऑफ द डिविडेंड वाली बात होती है। ठीक है, ये डिविडेंड के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। भाई ये कौन है, थॉमस शेल्बी। ठीक है, he is Thomas Shelby, owns 20% shares in the Peaky Blinders Limited। सही है भाई, इसने क्या किया, he committed suicide due to failure in love, however his death will not impact the operations of the Peaky Blinders Limited। ठीक है भाई, एक ओनर है, किसी के प्यार में मुब्तला हो गए, खुदकुशी कर ली, तो उसकी कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसके ऑपरेशंस बंद नहीं होंगे, ओनरशिप चेंज हो जाएगी, वो एक प्रोसीजर है, वो एक प्रोसीजर होगा, ओनरशिप कोई नया ओनर आ जाएगा, लेकिन कंपनी के ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, अपने चौथे चौथे चीज पे जाते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। भाई हमने एक चीज पढ़ी है ना, लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, क्या कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है? अगर मैं बोलूं कंपनी की नहीं है, उसके शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, कौन सी बात ठीक है? बिल्कुल। देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अप्लाई होता है शेयर होल्डर्स पे, कि भाई जो कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। कैसे भाई, इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी इटसेल्फ। कहता है कंपनी के ऊपर नहीं है, कंपनी के मेंबर्स के ऊपर है। क्या आपने एक कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए हुए हैं, ठीक है, तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड टू दैट 1 लाख रुपए। कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, कंपनी को पैसा चाहिए, तो क्या वो आपको हरगिज आके ये बोलेगी कि भाई यार पैसे दे दो कंपनी जा रही है? ठीक है, आप बोलोगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस क्या होगा, वो 1 लाख रुपए का होगा, मतलब आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। ऐसा ही है, तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड हुई, लेकिन कंपनी को वो जो पैसे हैं ना वो पूरे देने हैं। अब वो कैसे भी दे, एसेट्स बेच के दे, ठीक है, या बैंकरप्ट हो जाए, वो कंपनी का इशू है, लेकिन जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। सही है, a company is fully liable for all its debts and other liabilities, just as any other person is fully liable for the debts that he incurs या she incurs। ठीक है, कहता है जैसे आम जिंदगी में कोई आप उधार लोगे, आप उधार लोगे, आप जैसे फुल्ली लायबल हो, उसी तरह कंपनी भी लायबल हो सकती है। ठीक है, लेकिन कंपनी फर्दर अपने शेयर होल्डर से नहीं मांग सकती कि यार और पैसे दे दो, बुरा वक्त आया हुआ है, वो बोलेंगे नहीं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। सही है जी, फिर इसी तरह डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। हाँ भाई, डायरेक्टर्स कंपनी चला रहे हैं ना, क्या उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है? जो सामने वाला उधार मांगने आएगा कंपनी से, क्या वो बोल सकता है डायरेक्टर्स को कि भाई आपकी कंपनी पैसे नहीं दे रही, लाओ पैसे दो? ठीक है, अब इसके अंदर लॉ कहता है कि मैंने एक तुम लोगों को कानून दिया है, कंपनीज एक्ट दिया है, अगर तुम उस एक्ट के हिसाब से कंपनी चला रहे हो, तुम सारे वही काम कर रहे हो जो मैंने एक्ट में बताए हैं, उसके बावजूद कोई लाइबिलिटी सर पे आ गई, तो डायरेक्टर्स का जिम्मेदार नहीं है।
लेकिन आपने कोई कानून तोड़ा, ठीक है, डायरेक्टर्स को कहते हैं आपने कोई कानून तोड़ा, उसके नतीजे में कोई बल्ली आ गई तो आप लायबल हो, ठीक है, सही है, तो आप लायबल हो। तो इसलिए कहता है द डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट एंड प्रोवाइडेड दैट अगर तो ऐसा है कि दे एक्ट विद इन देयर पावर्स, अपनी जो पावर्स लॉ ने दी हुई हैं उनकी बाउंड्रीज में रहते हुए काम किया है, एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, के लॉ के हिसाब से काम किया है, दे विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, इस सूरत में वो लायबल नहीं होंगे। फिर तीसरी चीज मेरे पास लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। अब पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स और मेंबर्स समझो एक ही बात है, ठीक है। अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा एक दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक होता है कि मेरे पास कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो जिनमें शेयर्स ही नहीं होते, ठीक है, कंपनी में शेयर्स नहीं, लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं होती। अब ये क्योंकि हमने टाइप्स पढ़ी नहीं है तो हमें इतना आइडिया नहीं है। एक कंपनी ऐसी होती है लिमिटेड बाय गारंटी होती है, उसमें क्या होता है, मेंबर्स क्या करते हैं, गारंटी करते हैं कि भाई हम आपको गारंटी करते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी, बुरा वक्त होगा, तो हम 1-1 लाख रुपए देने के लायबल होंगे, ठीक है। तो लॉ कहता है कि भाई उन मेंबर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड है टू द अमाउंट जो उन्होंने प्रॉमिस की थी कि वो देंगे, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 1-1 लाख रुपए। अगर उस तरह की कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के ऊपर बुरा वक्त आ रहा है तो मेंबर्स को ये नहीं बोल सकती कि यार आपने प्रॉमिस किया था 1 लाख का, अभी हमें 5 लाख दे दो, जरूरत है। उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, 1 लाख तक की लिमिटेड होगी। अब ये कौन सी कंपनीज होती हैं, इंशाल्लाह ये हमारी अगली क्लास का टॉपिक होगा। अभी हम ये देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू द ओनर्स मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। द लायबिलिटीज ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, या जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इन द कंपनी। दे डोंट हैव टू पे एनी अदर अमाउंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। सही है जी, लिमिटेड लायबिलिटी। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, एक फीचर रह गया, ठीक है। अब कहता है लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर ना कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। मेरा 10 रुपए का एक शेयर था, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को शेयर बेचा, मैंने अली को शेयर बेचा या मैंने इसको अब्बास को बेचा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों से 7 रुपए ले लिए, ठीक है, और मैंने कहा 3 रुपए बाद में लेंगे, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर क्या मैं शेयर होल्डर्स के पास जाके पैसे मांग सकता हूँ? बिल्कुल मांग सकता हूँ ना। पिछले केस के अंदर भाई ऐसा था कि मैंने बोला कि मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मैं मजीद पैसे नहीं दूंगा। अब इस केस के अंदर लॉ कहता है कि क्योंकि पार्टली पेड शेयर है, तुमने 7 रुपए लिए थे, 3 रुपए बैलेंस रखे थे, तो ज्यादा से ज्यादा तुम क्या मांग सकते हो, 3 रुपए मांग सकते हो। अगर इसको भी मैं ओवरऑल देखूं ना तो ये भी लिमिटेड है, ठीक है, ये अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि टेक्निकली मुझे देना तो 10 रुपए थे ना, ये तो मेरे ऊपर 3 रुपए की बल्ली बची हुई थी तो मैंने बाद में दे दी, ठीक है। तो लॉ कहता है कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी है ना, पार्टली पेड शेयर्स के अंदर आप सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे मांग सकते हो, वो भी एक्स्ट्रा पैसे कौन से, जो मेरे बैलेंस्ड पैसे थे, बकाया पैसे थे। उस 10 से ऊपर वो बोले 12 रुपए दे दो तो वो मैं नहीं दे दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ द रूल नो फर्दर लायबिलिटी। कह रहा है नो फर्दर लायबिलिटी इस केस के अंदर लैप्स हो जाएगी, इस केस के अंदर फर्दर लायबिलिटी होगी टू द अमाउंट ऑफ दैट बैलेंस अमाउंट, जो मेरी बकाया पैसे बचे हुए थे, when the shares issued by the company have not yet been fully paid up। जो रिमेनिंग पैसे थे वो मैं मांग रहा हूँ कि जैसे भाई एक कंपनी है, उन्होंने 5,000 शेयर्स इशू किए मिस्टर आकाश को 10 रुपए की वैल्यू पे, ठीक है, 10 रुपए पार वैल्यू थी उसकी। अब आकाश भाई ने क्या किया, आकाश भाई ने किया ये कि 75% दे दिए, मतलब 7.5 रुपए एक शेयर्स पे पे कर दिए, ठीक है, 2.5 रुपए एक शेयर्स पे बकाया रह गए। तो अब कंपनी क्या होगी, या कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे ना, वो जो 2.5 रुपए है ना, जब वाइंडिंग अप हो रही होगी, कंपनी के ऊपर बुरा वक्त होगा, तो उस वक्त पे वो 2.5 रुपए कंपनी उससे मांग सकती है। आकाश भाई इसको जुटला नहीं सकते, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है लायबिलिटी से रिलेटेड, जो क्रेडिटर्स को बॉन्ड करना। क्रेडिटर्स को कैसे बॉन्ड करता हूँ, देखो, अब मेरे साथ जो मेरा सप्लायर डील कर रहा है ना, कंपनी को माल बेच रहा है, उसको कैसे पता हो कि भाई जिससे आप डील कर रहे हो ना वो सामने वाली कंपनी की लायबिलिटी जो है ना उसके शेयर होल्डर्स की लिमिटेड है, ठीक है।
तो लॉ ने क्या किया, जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, प्राइवेट कंपनीज को बोल दिया अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा दो, ताकि मेरी कंपनी से जो डील कर रहा है, ठीक है, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सामने वाले को पता हो कि भाई लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, एक वार्निंग मिल गई उनको, ठीक है, कि उनके शेयर होल्डर्स घर से पैसे ला के आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे अगर बुरा वक्त आएगा। इसी तरह एक लिस्टेड लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो उसको लॉ कहता है अपने नाम के साथ लिमिटेड लगा दो, ठीक है, लिमिटेड लगा दो, सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई सामने वाले के शेयर होल्डर्स ओनर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। आखिरी मेरा आखिरी फीचर, लॉज एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। एक कंपनी चलती कैसे, ठीक है, चलती है अपनी रेलेवेंट लॉ से। रेलेवेंट लॉ कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2017। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बस 2 मिनट। रेलेवेंट लॉ मेरा क्या होगा, एक फीचर कंपनीज एक्ट, ठीक है। और दूसरी चीज कंपनी चलती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, मेरे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है। ये क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है कि भाई मैं देखता हूँ कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए मेरे कंपनी की क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। इसके अंदर क्या होता है, मेरे कैपिटल की अमाउंट होती है, कंपनी की टाइप होती है, रजिस्टर ऑफिस होता है, कंपनी का नाम होता है, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो कंपनी के 3 गवर्नेंस स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो वो लॉ के हिसाब से चलती है, अपने मेमोरेंडम के हिसाब से चलती है। इसके अंदर मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है, कि मैं ये काम करूंगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करूंगा। इसी तरह मेरे पास एक चीज होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है, ये एक तरह से मेरे बाय लॉज होता है कि कंपनी की मीटिंग होगी तो ये तरीका होगा, ठीक है, और हमारे कम से कम डायरेक्टर्स इतने होंगे, एक लॉ ने बताया होता है, एक हम अपने आर्टिकल्स में सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये 2 चीजें हैं ना, हमारे चैप्टर 2 के अंदर बहुत डिटेल में चैप्टर है ही इनके ऊपर, तो उसके अंदर हम बहुत डिटेल में देखेंगे। एज ऑफ नाउ कंपनी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर 3 चीजों पे होता है, लॉ के हिसाब से चलती है, मेमोरेंडम के हिसाब से, आर्टिकल्स के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को समराइज कर लूं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है कंपनी, और लीगल पर्सन होने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं, डेट्स एंड लायबिलिटीज, ओनरशिप, राइट टू रिसीव मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स, ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरा फीचर मेरे पास ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो सारे राइट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, भाई हमने कहा कि मेंबर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है, कुछ केसेस में डायरेक्टर लायबल हो सकते हैं, अगर वो आगे चल के हम पढ़ेंगे लॉ में। परपेचुअल सक्सेशन, हमने कहा कंपनी हमेशा रहेगी, वाइंड अप नहीं होगी, ठीक है। लॉज एंड गवर्नेंस, लॉज एंड गवर्नेंस में हमने कहा कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो आज की क्लास हमने टारगेट अपना पूरा कर लिया, 1.25 घंटे से पहले ही कर लिया, ठीक है। क्लास एक्सटेंड नहीं होती तो हम विद इन टाइम कर लेते। तो सर अगली क्लास में हम इस चैप्टर के टॉपिक 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। अभी किसी को कोई चीज नहीं समझ आई हो, सवाल हो, तो मुझे पर्सनली पूछ सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।